इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नेचर ऑफ लाइट विल बी पार्टिकल नेचर। मतलब लाइट को यहां पे क्या मान रहे हैं कि ये पार्टिकल के फॉर्म में चल रही है, और उस पार्टिकल का जो नाम होगा वो होगा फोटॉन। उस पार्टिकल का जो नाम होगा वो होगा फोटॉन। ठीक, अब लिखो एनर्जी ऑफ लाइट, इसमें लिखो एनर्जी ऑफ लाइट। हेडिंग लिखो एनर्जी ऑफ लाइट, इसमें लिखो द एनर्जी ऑफ फोटॉन, द एनर्जी ऑफ फोटॉन E is equal to h nu। The energy of photon E is equal to h nu, where h is प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.64 इंटू 10⁻⁻34। यूनिट होती है इसकी जूल इंटू सेकेंड। और यहां पर न्यू जो है, देखो ये न्यू है इसका नाम, तो ये जो न्यू है ये सिंबल है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो जो एनर्जी होगी लाइट की वो पार्टिकल मानते हुए हम लोग पढ़ेंगे, वैल्यू होगी E बराबर एच न्यू। E बराबर एच न्यू, एच एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, हाँ, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए तो एनर्जी बढ़ेगी और ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहां न्यू हो गया, यहां E हो गया, ग्राफ बना लीजिए स्ट्रेट लाइन। और tan थीटा की वैल्यू बताइए। tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये होगा E, बेस होगा न्यू, तो tan थीटा इज इक्वल टू E बाई न्यू यानी H। बोलो भाई, tan थीटा इज इक्वल टू H, और H की वैल्यू देखो वो लिखी है। अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो एनर्जी डबल हो जाएगी ना। H कांस्टेंट है, अरे इसमें H कांस्टेंट है, तो अगर फ्रीक्वेंसी न्यू को डबल करेंगे तो एनर्जी भी डबल हो जाएगी। और ये ग्राफ बना लो E और न्यू के बीच, और tan थीटा की वैल्यू H लिख लो। लिख लिए? हाँ, कितना समझ में आया? कोई बच्चा मुझे बताए अगर tan थीटा इज इक्वल टू H है तो थीटा कितना है? tan इनवर्स ना बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। मैं tan थीटा नहीं पूछ रहा हूं, पहले सुनो। सब लोग बोलो tan थीटा बराबर H, H बराबर पढ़ दो। हाँ, अब थीटा बताओ। tan थीटा नहीं, थीटा। अरे tan इनवर्स ना बताओ, tan इनवर्स की बात ना करो, प्रैक्टिकल बात करो। कोई बता सकता है? प्रभाकर, अगर tan थीटा की वैल्यू 6.64 इंटू 10⁻⁻34 है तो थीटा कितना है? अरे भैया जीरो, पागल कहीं के। ये
इतना खतरनाक लिखा है ना, ये जीरो है। 10 की घात -34, ये वाला दशमलव पीछे जाएगा 33 बार। इसके बाद तो ये देखो, मैं तुमको चेक दे रहा हूं, 0 रुपया 0.00, तुम क्या बोलोगे? नहीं चाहिए। अरे अब इसके बाद क्या जीरो है? 33 जीरो। तो अगर tan थीटा की वैल्यू जीरो है, h माने क्या? बहुत कम है यार, जीरो। तो tan जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो थीटा कितना है? नियरली जीरो। लिख लो, थीटा इज नियरली जीरो। थीटा इज नियरली जीरो लिख लो। तुम लोग फार्मूले चले जाते हो हमेशा। ये समझ में आया? बोलो। हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर, क्लास में है। हाँ अभी फोन करेंगे जी। ये समझ में आया? हाँ क्या? हाँ, अब लिखो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसमें लिखो फ्रीक्वेंसी इज न्यू, वेवलेंथ इज लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट इज c। फ्रीक्वेंसी इज न्यू, वेवलेंथ इज लैम्डा एंड स्पीड ऑफ लाइट इज c। तो न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा होता है। तो E बराबर जो h न्यू है ना भैया, E बराबर h न्यू है ना, तो इसमें न्यू की जगह क्या लिख दोगे? c बाई लैम्डा। सहमत? बोलो। अच्छा, कोई बच्चा इसको प्रूव कर सकता है न्यू बराबर c बाई लैम्डा? किसी बच्चे को वेवलेंथ की अगर डिफिनेशन याद होगी तो बता लेगा। एक टाइम, यहां देखो, एक टाइम पीरियड में चली गई दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। एक टाइम पीरियड में वेव के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। तो क्या वेवलेंथ एक डिस्टेंस है? तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड लाइट की होती है c, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, और एक टाइम पीरियड का चक्कर क्या होगा? t। तो टाइम की जगह कैपिटल T लिखिए। समझ में आ रहा है क्यों? बोलो। अब ये बताओ, लैम्डा इक्वल टू c और t बराबर 1 बाई न्यू। अरे यार, तो न्यू बराबर क्या आया? c बाई लैम्डा। ऐसे बना के लिख लो। जब भूल जाओ कि न्यू की वैल्यू c बाई लैम्डा क्यों है, तो ऐसे याद कर लो। अब तुमको वेवलेंथ की डिफिनेशन याद होनी चाहिए भैया। अब तुम कहो वेवलेंथ ही याद नहीं है। वेवलेंथ के नाम में ही वेवलेंथ की डिफिनेशन है, वेव द्वारा कवर्ड लेंथ। कब? एक टाइम पीरियड में। कितनी स्पीड से? लाइट की स्पीड से। समझ पाए? बोलो। तो अगर न्यू की जगह c बाई लैम्डा लिख दिया जाए तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस सी बाई लैम्डा। क्या h और c फिक्स है? h की वैल्यू आप जान रहे हैं फिक्स है, 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और c की वैल्यू सही है? तो ये बताओ, क्या E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा है? ये लिखो, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा। और सब लोग ग्राफ बनाएंगे E वर्सेस लैम्डा। और सुनो, ये समझ में आया ना? एक टाइम पीरियड में चली गई दूरी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड की जगह लाइट की स्पीड c,
और टाइम की जगह टाइम पीरियड टी, तो टाइम पीरियड बराबर 1 फ्रीक्वेंसी न्यू। जरा ई और लैम्डा के बीच ग्राफ बनाइए। बहुत खतरनाक ग्राफ है इसका। ई और लैम्डा के बीच ग्राफ बनाइए। बन गया? यहां ई लिखो, यहां लैम्डा लिखो। क्या जोड़ घटा रही हो? वहां ई तो लिख लो। सुनो, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। यहां देखो, यहां पर ई है, यहां पर लैम्डा है। E इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। एस सी तो बदलेगा नहीं, लैम्डा को ज्यादा रखो, E 0 रख दो, इनफाइनाइट। इसको इनफाइनाइट कर दो 0, यानी ये बढ़ेगा ये घटेगा। अगर लैम्डा 0 की ओर जा रहा है तो E कहां जाएगा? हाँ या ना? और किसी नंबर को 0 यानी बहुत कम से डिवाइड करोगे तो बहुत ज्यादा आएगा ना। और अगर लैम्डा की वैल्यू ज्यादा ले ले, इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, तो E किधर जाएगा? 0 की ओर जाएगा ना। तो यहां देखो, यहां देखो, यहां पर दोनों 0 हैं, लैम्डा भी 0 है, E भी 0 है। अरे मतलब ग्राफ अगर मैं यहां पे बनाऊं, यहां पर मैं पॉइंट कोई लूं तो यहां पर लैम्डा और E दोनों 0 है ना, लेकिन हो नहीं सकता। एक 0 होगा तो एक इनफाइनाइट होगा। अब देखो, लैम्डा कहां जा रहा है और E कहां जा रहा है? तो जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। और E कहां जा रहा है तो लैम्डा कहां जाएगा? 1000 बार बनाया उसका ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोलो, नहीं बनाए हो? चलो बताओ कहां कहां बनाए हो? कोई बच्चा मुझे बताए कि ऐसा ग्राफ इसके अलावा आप कहां पर बनाए थे? अगल बगल बता रहे हैं हम, कर हमको बताओ, कर इधर आओ, मुझे बताओ। हाँ हाँ, पोटेंशियल वाले में। अब पोटेंशियल डायपोल का भी होता है, 2 चार्ज का भी होता है, 2 से ज्यादा चार्ज का भी होता है। हाँ, पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज Q/R, एकदम सही। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर का फॉर्मूला सब लोग सुनो, सब बात बताओ। लॉन्ग वायर जिसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो, उससे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 2 तारीख से एग्जाम है और याद इसको फॉर्मूला नहीं है। और सुनो, उसके बाद और पढ़ाए थे, कहां पर? जब आपको रेडियस पढ़ाए थे, सर्कुलर पाथ की मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को फेंकते हैं 90 डिग्री पर, तो उसकी रेडियस होती है mv/qb। r बराबर mv/qb। तो अगर r और b के बीच बनाए तो r और b अपान में है, या r और q के बीच बनाए। सब लोग ऐसे ऐसे कर रहे हो, बना लो इसे। अभी डिवीजन नहीं किएगा, लिख लो लिख लो। बन गया? समझ में आया ना? देखो, ये कम होगा, ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा। अब चलो मुझे बताओ, रेड कलर की वेवलेंथ कितनी होती है? 8000 एंगस्ट्रॉम। हाँ, रेड कलर की वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर और वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर, ठीक?
अब जरा ये बताओ, एनर्जी ऑफ रेड डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वायलेट, दोनों कलर की वेवलेंथ बता दिए तो एनर्जी आ जाएगी। तो बताओ ये एनर्जी ऑफ रेड अपॉन एनर्जी ऑफ वायलेट कितना होगा? वन बाई, हाँ सुनो, जब डिवाइड करोगे ना तो एस सी कट जाएगा। जैसे एनर्जी ऑफ रेड लिखोगे तो यहां पर रेड की वेवलेंथ हो जाएगी, एनर्जी ऑफ वायलेट लिखोगे एस सी बाई लैम्डा वी हो जाएगा। डिवाइड करोगे जब इसको इससे तो आंसर आएगा रिवर्स ऑर्डर में, लैम्डा वी डिवाइडेड बाई लैम्डा आर, और इसकी वेवलेंथ है 4000 और इसकी है 8000। डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा ना, लिख लो तो एग्जाम में आ जाएगा कि इसकी वेवलेंथ दी है, इसकी दी है। अब एनर्जी का रेशियो बताओ। अरे यार वेवलेंथ का रेशियो दिया है या वेवलेंथ की वैल्यू दी है तो एनर्जी नहीं आ जाएगी। एस सी तो कांस्टेंट है यार, एस सी को तो बदलना ही नहीं है। जागे। अच्छा ये बताओ लैम्डा वी क्या है? ई माने एनर्जी, वी माने वायलेट कलर की, ई माने एनर्जी, आर माने रेड कलर की। तो ई बराबर एस सी बाई लैम्डा पर सवाल आएगा तो लगा लोगे? ठीक, चलो यहां देखो, यहां ई है, यहां पर 1 बाई लैम्डा, ग्राफ बनाओ। टैन थीटा की वैल्यू बताओ, और वो भी लगभग 0 है ना, बना लो इसे भी। अगर ई और 1 बाई लैम्डा के बीच ग्राफ बनाओगे तो 1 बाई लैम्डा पूरा यहां लिखा है और यहां ई लिखा है, तो वो दोनों प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। सहमत हैं? और ये सबसे अच्छा ग्राफ है, इसको कोई बच्चा बताए? ई वर्सेस ई इंटू लैम्डा और यहां पर 1 बाई लैम्डा। एक्स एक्सिस पे लिखा है 1 बाई लैम्डा और वाई एक्सिस पे लिखा है ई इंटू लैम्डा। अब ग्राफ बनाना है। कोई बताएगा? ये बता रही है, हाँ बनाई, हाथ से बनाई। क्यों नहीं बताया? हाँ सही तो पता तो है। एक्सिस बना रही हो तुम? बना? चलिए इसका बनेगा ग्राफ? नहीं बनेगा। सुनो ये ग्राफ नहीं बनेगा, क्यों? कह रहा देख लीजिए अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं सर, वो जल्दी बताया जाए फिर सोचो, इसको वहां ले जाएंगे फिर क्या? हाँ हाँ तो बना, तो मनीष आंसर भी बता रहा है, कहना नहीं बनेगा। भैया ई इंटू लैम्डा पूछे है ना, अरे इसको यहां भेजो। ई इंटू लैम्डा बराबर एच सी बराबर कांस्टेंट, तो ई इंटू लैम्डा ये हाइट है ना, ये हाइट क्या है? कांस्टेंट। बोल नहीं रहे हो यार। और इस हाइट की वैल्यू कितनी है? h इंटू सी। नहीं समझे? अरे यार ई इंटू लैम्डा निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा? h इंटू सी। जैसे एग्जाम में सवाल आया, एक लाइट है उसकी वेवलेंथ नहीं पता, उसकी एनर्जी नहीं पता, वेवलेंथ और एनर्जी का प्रोडक्ट बताओ, पता है एच सी।
यार ई नहीं पता, लैम्डा नहीं पता, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट पता है। कितना? नहीं समझे? तो सुनो, फोटान के रूप में लाइट चलेगी, मतलब पार्टिकल के रूप में। फोटान की एनर्जी कितनी होगी? इतनी देर से वही पढ़ा रहे हैं, एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। अब एक बात और सुनो, अगर एक कलर की लाइट है, क्या तो उसमें जितने फोटान होंगे सबकी एनर्जी सेम होगी। ठीक? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पढ़े होगे, कोई बताएगा? चलो, कभी फोटो खिंचाए हो सब लोग? सेल्फी भी फोटो है। जानते हो कि वो फोटो क्यों कही जाती है? जब आप फोटो खींचते हैं तो उसको छायाचित्र ना कहकर हिंदी में छायाचित्र, हाँ, और अंग्रेजी में फोटो जो शब्द बना है वो फोटान से बना है। फोटान ही लाइट है ना, तो फोटो यानी लाइट चाहिए ना आपको, तो फोटान नाम रखा गया है जो फोटो से लिया गया है। नहीं समझे? फोटान जो शब्द है उसी से फोटो लिया गया है। जो आप कहते हैं फोटो खिंचाने गए थे, मतलब फोटान को लाने गए थे। आपके ऊपर फोटान पड़ा, लाइट आई बनी, फोटान आपके ऊपर पड़ा, रिफ्लेक्ट होके आपकी इमेज आई, तो इमेज जो है वो फोटो जो कहते हैं आप, वो फोटान से लिया गया है। तो एक लाइन ब्रैकेट में लिख लो, फोटो फोटान से लिया गया है। फोटो फोटान से लिया गया है। लिख लिए? बोलो। हाँ, मैं पूछ रहा था कोई बच्चा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानता है? कुछ अंदाजा है किसमें क्या होता है? हाँ, सुनो, सब लोग बोलो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब बोलो, करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना, यही होता था। अब बोलो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो माने लाइट, लाइट से, पूरा करो, लाइट से इलेक्ट्रिक करंट को क्रिएट करना, प्रोडक्शन ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ लाइट। और लाइट बहुत है, सनलाइट, सोलर सेल, इसी से बनी है सब। तो सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर किसी मेटेलिक सरफेस पर क्या सफिशिएंट एनर्जी वाला फोटान यानी लाइट भेजी जाए, तो वो जो फोटान जाएगा वो सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, और वो इलेक्ट्रॉन चला दोगे तो करंट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यूनि डायरेक्शनल फ्लो क्या होता है? करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज करंट ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ फोटान, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक? हेडिंग लिखो, मेटल। हेडिंग लिखो, मेटल। सुनो, मेटल क्यों ले रहे हैं? हर मेटल में 10-12 करोड़ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब बहुत ज्यादा। आपको इलेक्ट्रॉन इमिट करना है ना कहीं से, तो वहां इलेक्ट्रॉन होना भी चाहिए। तो कोई लकड़ी नहीं लेगा, प्लास्टिक नहीं लेगा, नॉन कंडक्टर नहीं लेगा, मेटल कंडक्टर होते हैं ना, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। तो लिखो, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट metals are required because for photoelectric effect metals are required because metal has infinite number of free electrons inside it. Because metal has infinite number of free electrons inside it. समझे? बोलो। अब लिखो, हेडिंग लिखो, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड,
हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल। सुनिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई मेटल ले लिया, जैसे मान लीजिए कॉपर, हाँ, Cu। मुझे बताइए इसके अंदर क्या क्या होगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ या ना? तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और बहुत सारे पॉजिटिव आयन भी हैं। अब ये बताइए पॉजिटिव आयन समझे? प्रोटॉन नहीं, केमिस्ट्री पढ़े हैं। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। 11 को आप लिखेंगे 2, 8, 1। ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये एटम डिस्ट्रॉय कर जाएगा, नहीं, वो पॉजिटिव आयन बनेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ये रिलीज किया है, ये इसका पॉजिटिव आयन, ये अब बगल में इसका इलेक्ट्रॉन है, तो जितने पॉजिटिव आयन होंगे एग्जैक्टली उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो। समझाने के लिए नहीं है। कॉपर का एटॉमिक नंबर बताओ, कॉपर का एटॉमिक नंबर बताओ। 29। तो ये भी तो 2, 8, 2, 8, 18, 8, हाँ, 2, 8, 18। लास्ट में एक होता है 10, सही है, मतलब लास्ट में एक होता है ना। अरे ये डी ऑर्बिटल वाला है भैया, हाँ हाँ, मेरी बात सुनो, 1s2, 2s2, 3s2 सब लिख लोगे ना, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। कॉपर जो है, सुनो, कॉपर हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, कॉपर प्लस आयन बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लो, 3 रिलीज कर लो, 4 रिलीज कर लो, जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे उतना पॉजिटिव आयन बनेगा कि नहीं? पूरा मिला के नेट चार्ज 0। तो मान लीजिए आपने सोडियम लिया या कॉपर लिया, कोई मेटल लिया है, जैसे एल्युमिनियम कितना रिलीज करेगा? 3, हाँ है ना? तो अब जितने पॉजिटिव आयन मैं बना रहा हूं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? फ्री, इसने इसको अपने घर से निकाल दिया है, लेकिन ये रहेगा इसी मोहल्ले में। अरे भैया, अपने पास से निकाल दिया, एक आइटम थोड़ी ना होता है। किसी मेटल के अंदर कितने आइटम होते हैं? मेटल के इनफाइनाइट, हाँ या ना? तो कितने पॉजिटिव आयन हैं? बोलो। हाँ, अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ है? हर जगह बिखरे हुए हैं ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो सरफेस के ठीक नीचे है, ये वाले और ये वाले, इनमें अंतर है। जो यहां बैठा है, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर है या उसके ठीक नीचे है, उसका बाहर निकलना इजी है। हाँ, अब इस लेसन में आ गए, ध्यान सुनना, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलना इसके लिए इजी है और इसके लिए टफ है। क्यों? सुनिए, अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप बोलिए कि तुम यहां से सरफेस से निकल जाओ बाहर, तो ये क्या कहेगा? मुझे एनर्जी दो। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप देखिए, क्या ये पॉजिटिव आयन इसको अट्रैक्ट करेगा? ये भी। तो जो यहां तक पहुंच गया है उसको सारे इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, हाँ या ना? तो इसका बाहर जाना टफ है क्योंकि सब अट्रैक्ट कर रहा है, तो सारा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना। जितने लोग इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं वो सारा बॉन्ड तोड़ के इसको बाहर जाना होगा। और जो यहां है ना, उसके लिए भयानक रूप से टफ है। क्यों? पहले इसको एनर्जी दो यहां से यहां तक जाए, अब यहां से वहां तक जाने में रास्ते में कोलिजन होगा, तो उसकी एनर्जी जो आप दिए हैं उसमें कुछ लॉस होगा। अब जो बची है, जब वो यहां से यहां पहुंच गया
तो उसका हालात भी वही हो गए जो इसके थे। तो उसको अब मान लो, सुनो, जैसे मान लो जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकलना है, जो सरफेस पे है इसको बाहर निकलना है, तो उसको केवल ये बॉन्ड तोड़ना है ना। और जो इलेक्ट्रॉन यहां है उसको अगर यहां तक जाकर बाहर निकलना हो तो पहले यहां तक जाए, वो जाएगा तो रास्ते में कितने लोग हैं, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव आयन है, उससे कोलिजन होगा तो उसकी एनर्जी का लॉस होगा। और उसके बाद बाहर जाने के लिए वही बॉल फिर से आएगा। क्या ये सारे बॉन्ड, भाई अगर ये यहां से यहां पहुंच गया तो इसको फिर से सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेगा तभी तो बाहर जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से, सरफेस वाला और जो उसके अंदर है, किसके लिए बाहर निकलना आसान है, जो उसके नीचे वाला है। जैसे मान लीजिए इसको आपने 100 जूल एनर्जी दी और ये सब बॉन्ड तोड़ के निकल गया, तो इसको कितनी देनी पड़ेगी, 100 से ज्यादा, क्योंकि पहले उसको सरफेस तक पहुंचाओ। बोलो। जैसे अगर किसी बच्चे को यहां से भागना हो, यहां से क्लास के बाहर, और हम पढ़ा रहे हैं, तो पहले वो यहां से किसी तरह वहां पहुंचे तब भागेगा ना। और जो एकदम पीछे बैठा है उसके लिए कम एनर्जी चाहिए क्योंकि वो पास है उसके। हाँ या ना, बात समझ में आई। अब आप लोग एक टर्म पढ़े होंगे, वर्क फंक्शन। कभी नहीं कहते हो तुम लोग कि पढ़े। और एक टर्म ये जरूर पढ़े होंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलो बताओ थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। ऐसे बता रहे हैं, मिनिमम एनर्जी समझ लीजिए, मिनिमम एनर्जी बस खत्म। हाँ, किसी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी चाहिए। जैसे सुनिए, आपको घर वाले बोले कि 100 रुपए का सामान है, जाके इसको ले आओ, और आपको पैसा दिए 100, तो आपको कितना पैसा मिला है, थ्रेशोल्ड के बराबर, क्योंकि उसी से मिल जाएगा। अब आपको दे दिए 2000, गए अपना बीड़ी उड़ी पिए, अब 100 का लेके आए, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी है, आपको उतनी देनी है जितनी रिक्वायर्ड है, और वो मिनिमम कितनी है, 100। हाँ या ना। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकलने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी चाहिए होती है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, यहां सरफेस वाला, ये क्या इसको निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिनिमम है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव आउट ऑफ द मेटल फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये मिनिमम क्यों है समझ गए होगे। अगर उससे ज्यादा दे दो तो, जैसे मान लो यहां से निकलने के लिए 100 चाहिए और 500 दे दे तो 100 से तो निकल गया, 100 रुपए का आप सामान खरीद लिए और 400 बचा, उधर गए उधर गए उधर गए, तो अब आप तेज चल सकते हैं, मतलब इधर उधर भाग सकते हैं ना, अब पैसा खत्म हो गया, घर में आ जाएंगे सीधे। यानी इसके बाद जो एनर्जी बचेगी उसे क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं इसको बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बोल रहा हूं, वर्क फंक्शन 100 जूल है और 500 दे दूं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी 400 हो जाएगी। निकलने के बाद एनर्जी बची हुई है ना 400, वो उससे क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं इसको 50 जूल दूं तब नहीं निकलेगा। जैसे आपसे घर वाले कहे कि 2000 का सामान है, 100 रुपये लो, ले जाओ लेके आओ, तो आप कहेंगे उधारी नहीं। हाँ या ना। अरे 2000 का सामान है, 100 रुपये दिए हैं घर वाले, कहे जाओ लेके आओ, अरे बोलोगे, समझ गए बात। तो ये आप तुरंत मना करेंगे नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेगा, जब इसको मिलने वाली एनर्जी या तो वर्क फंक्शन के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। अब ये एनर्जी कौन देगा, फोटॉन। E बराबर h होता है, तो अभी यहां पे कौन आने वाला है, और फोटॉन क्या है, एनर्जी का पैकेट क्या है, और इस पैकेट में कितनी एनर्जी भरी हुई है, E बराबर h न्यू। तो अगर वो एनर्जी E बराबर h न्यू ज्यादा है वर्क फंक्शन से या उसके बराबर है, तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सब लोग ध्यान सुनेंगे, सवाल पूछ रहा हूं, देखिए कितने लोग समझे। वर्क फंक्शन बराबर 100 जूल, सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, तेज बोल दियो थोड़ा। हाँ, अब आंसर बताएंगे देव। सुनिए, इसका वर्क फंक्शन कितना है,
हाँ, और यहां पर जो फोटॉन आ रहा है ये आकर ऐसे इस इलेक्ट्रॉन को 100 जूल एनर्जी मिली, इसका वर्क फंक्शन 100 जूल है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ना, ये इसके अंदर है, इसको 100 जूल एनर्जी मिली वर्क फंक्शन के बराबर। अब ये बताओ ये बाहर निकलेगा कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कि नहीं देव? नहीं ना, समझाओ कैसे? पहले यहां से यहां आएगा, उसमें कुछ एनर्जी का लॉस होगा, 100 में से अगर 0.1 का भी लॉस हो गया तो 99.9 बचा। अब वो बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि 100 से कम है। बात समझ में आई? तो व्हाट इज वर्क फंक्शन? सब लोग शांत रहेंगे, शैलेश बता रहे हैं, बताओ। हाँ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, तभी मिनिमम होगा। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि पहले सरफेस तक आएगा ना यार। अब बोल रहे हो? ठीक, हेडिंग लिखो वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसमें लिखो इट इज द मिनिमम। हाँ हाँ, ये जो लिखी हो ना, अब इसी के बाद वो हेडिंग लिख लो, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, जो लिखवाए हैं उसका आंसर ही तो है वर्क फंक्शन। अब हेडिंग लिखो वर्क फंक्शन, इसका सिंबल सुन लो, कुछ किताबों में ये W लिखा है, कुछ में ये फाई लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं, वर्क फंक्शन लिखा है, सिंबल चाहे जो लिखो उससे मतलब नहीं। लिखो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, the minimum amount of energy required to eject electron from the surface of the metal, from the surface of the metal, from the surface of the metal is equal to work function, is equal to work function। क्या बात समझ में आई? हाँ, कितने लोग को? अब सुनिए, यहां देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां ना रहकर थोड़ा नीचे रहा तो आपको वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी चाहिए या उससे ज्यादा? हाँ, अब ये बात नहीं इतनी देर से क्यों इसी पे टिका हुआ, बात सुन लो। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किसी एनर्जी का फोटॉन किसी मेटल के ऊपर फेंका गया, लाइट को उसके ऊपर भेजा गया, वहां से जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसमें काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन पाया जाता है, तो किसी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, किसी की कम। जैसे देखो ये लाइट है, आप जान रहे हैं रिफ्रैक्शन होगा, अरे लाइट है रिफ्रैक्शन होगा, अब कुछ बोल नहीं रहे। ये लाइट आई कहां जा रही है? रेयर से डेंस, रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट इसके अंदर जाएगी, समझो। तो अब ये लाइट यहाँ इसके अंदर जा रही है, इसकी एनर्जी है मान लीजिए कुछ भी, तो जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग पाई जाती है। समझा सकते हैं क्यों? इसी देर से वही समझा रहे हैं। जो यहां से निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और जो इसके नीचे से आता जाएगा पहले ऊपर आएगा तो कुछ लॉस करके जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 से लेकर मैक्सिमम तक वेरी करेगी। yes, जैसे अगर आपको घर वाले, जैसे घर में मान लीजिए 2-3 भाई हैं, पहले दिन 2000 रुपए दिए, 100 रुपए का सामान लाना है, 100 रुपए का सामान वो लाया और 1800 वापस किया, 100 रुपए उड़ा दिया। अगले दिन दूसरे भाई को दिया गया पैसा, वो 0 रुपए लेके आया, क्योंकि उसने 1900 पूरा खर्च कर दिया, ज्यादा दूर तक चला गया। नहीं समझे? तो इसको लिख लिए, इसको लिख लिए, एक लाइन लिख लो, वर्क फंक्शन इज एनर्जी। वर्क फंक्शन इज एनर्जी। वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी।
और एनर्जी बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है। अगर आपने ई, देखो ई और न्यू प्रोपोर्शनल होता है ना, कृपया ध्यान से मेरी बात सुनिए, ई और न्यू प्रोपोर्शनल होता है। क्या वर्क फंक्शन एनर्जी है? तो अगर आप इस, और वो मिनिमम एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के रिस्पेक्ट में मिनिमम एनर्जी है, तो ये एनर्जी मिनिमम है, आपने W लिख दिया। तो अगर ये मिनिमम है, H कांस्टेंट है, तो न्यू भी क्या होगा? इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या? तो जब आप यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखेंगे, मिनिमम एनर्जी लिखेंगे, तो नेचुरल बात है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम आएगी और वेवलेंथ मैक्सिमम आएगी। न्यू बराबर सी बाई लैम्डा होता है, तो न्यू नॉट बराबर सी बाई लैम्डा नॉट। लिखा हूं मैं, इधर लिख दे रहा हूं, E बराबर एच न्यू होता है, भैया बोलो, E की जगह W, H न्यू की जगह न्यू नॉट। सुनो, अगर एनर्जी ये वाली वर्क फंक्शन से कम हो गई, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट से कम हो गई तब भी नहीं निकलेगा, क्योंकि बात एक ही है। अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम कर दोगे तो एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी। और सब लोग जान रहे हैं न्यू बराबर सी बाई लैम्डा होता है, बोलो। तो न्यू नॉट बराबर एस सी बाई लैम्डा नॉट। इसका नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका नाम है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कोई बच्चा बताएगा थ्रेशोल्ड माने क्या होता है? हिंदी मीनिंग, हिंदी दहलीज। दहलीज नहीं जानते हो? सुने, बता रहे हैं, जो घर का बाउंड्री होती है जिसके बाद बाहर चले जाते हो उसको बोलते हैं दहलीज। जैसे मूवीज कहते हैं अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा, घर से बाहर मतलब दहलीज से बाहर, तो तुमको तुम्हारा जो है इस घर में कोई जगह नहीं है। हाँ है ना, तो दहलीज है ना कि ये। अरे इसके बाद देखो, अगर एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है निकल जाएगा, उससे कम है तो नहीं निकलेगा, तो बाउंड्री है वो, इसीलिए इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। हिंदी में यूपी बोर्ड वाले इसको बोलते हैं देहली, वो दिल्ली नहीं है। जैसे दिल्ली को अंग्रेजी में सब लोग देहली बोलते हैं, दिल्ली, हाँ है ना, दिल्ली आप देखो। तो ये जो है सही शब्द इसका दहलीज है, इतना पढ़ के आइएगा।